हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा किया जाए। आप लोग कैसे हैं? उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। आइए फिर एक न्यू चैप्टर को रीड किया जाए, पढ़ा जाए। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये सब चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग इंटरेस्ट ले करके पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्ट है ही है। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आता रहता है। आइए चैप्टर को शुरू किया जाए। अध्याय 5 यानी 5, वंशांगति के आणविक आधार। आइए इसके बारे में देखा जाए और पढ़ा जाए कि वंशांगति के आणविक आधार क्या होता है। पिछले अध्याय में आपने वंशांगति प्रतिरूपों के आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशांगति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल था। आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिएगा फुल फॉर्म पूछता रहता है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो मानव में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी पॉलीमर होता है। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल सजीवों में 2 प्रकार के मिलते हैं। एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे डीएनए कहा जाता है, और एक राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए कहा जाता है। एक डीएनए पाया जाता है और एक आरएनए पाया जाता है। इस सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और माना भी यही जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं आरएनए होता है। ये विषाणुओं में पाया जाता है, और मैक्सिमम विषाणुओं में नहीं, कुछ विषाणुओं में। लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। यह अनुकूलक, संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले ही कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रतिकृति क्या होती है, डीएनए से आरएनए का निर्माण की विधि क्या है, यानी उसे अनुलेखन भी बोला जाता है। आनुवंशिक कूट यानी कोडॉन क्या होता है, कोड क्या होता है, जो प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों के क्रमों को निर्धारित करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण यानी स्थानांतरण प्रक्रिया व इनके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोराइड्स क्रमों के निर्धारण में जीनोमिक्स के नए महाकल्प को आरंभ हुआ।
इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम की आवश्यक पहलुओं एवं इसके परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के अध्ययन से करेंगे। आगे के खंडों में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यह बहुतायत से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, वह इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। आइए, एक डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ और एक आरएनए होता है। मैक्सिमम जीवों में, हर एक सजीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में यानी वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। आइए अब एक एक करके देखते हैं, डिटेल में देखा जाए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए अब इसके बारे में देखा जाए डीएनए का पूरा डिटेल। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है। यह डीएनए का एक लंबा बहुलक होता है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स यानी क्षार युग्म पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है। देखिए, क्षार युग्म से है, पर निर्भर है। जो डीएनए की लंबाई होता है वह न्यूक्लियोटाइड्स यानी क्षार अनुक्रमों के युग्म से होता है, पर निर्भर है। यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरणतः एक जीवाणुभोजी जिसे 5×174 कहते हैं, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। एक जीवाणुभोजी है जिसे 5×174 कहते हैं, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। ये 5386 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के एक जीवाणुभोजी का निर्माण हुआ, जिसे 5×174 बोला जाता है। जीवाणुभोजी लैम्डा में 48,502 क्षार युग्म पाए जाते। एक जीवाणुभोजी है लैम्डा जिसमें 48,502 क्षार युग्म पाए जाते हैं। एक है इस्चेरेचिया कोलाई, यानी इसे ई कोलाई भी बोला जाता है। इस्चेरेचिया कोलाई, इसमें 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म पाए जाते हैं। एक इस्चेरेचिया कोलाई है जिसमें 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म, वह मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं। जो मनुष्य में क्षार युग्म पाए जाते हैं वो 3.3 × 10⁹ ये क्षार युग्म मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे। डीएनए एक लंबा बहुलक होता है। अब इस एक लंबे बहुलक का संरचना का वर्णन करेंगे। इसको देखा जाए, इसके संरचना के बारे में। 5.1.1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना देखा जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब अनेक यानी दो, न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए में पाया जाता है और इसका जो रासायनिक संरचना वो संक्षेप में निम्न है। आइए देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। एक नाइट्रोजनी क्षार होता है, एक पेंटोस शर्करा, आरएनए के मामले में रिबोज तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। पेंटोस शर्करा पाया जाता है जो आरएनए में राइबोज शर्करा होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। और एक फास्फेट ग्रुप होता है। एक नाइट्रोजनी क्षार होता है और एक पेंटोस शर्करा होता है और एक फास्फेट ग्रुप होता है। अब जो नाइट्रोजनी क्षार है, पहला नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन्स होता है, एक पिरिमिडीन होता है जिसे पायरिमिडीन भी बोला जाता है। फर्स्ट वाले प्यूरिन्स में एक एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। और पायरिमिडीन वाले में एक साइटोसिन होता है और एक यूरेसिल होता है और एक थाइमिन होता है। एक कुल
5 होते हैं लेकिन 4 काउंटिंग में किया जाता है। इसको आगे देखा जाएगा, समझा जाएगा कि 5 होते हैं लेकिन 4 क्यों काउंटिंग में किया जाता है, इसको डिटेल में भी देखा जाएगा। फिर देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के होते हैं, 3 घटक होते हैं इसका। पहला नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा जिसमें आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाता है, और एक फास्फेट ग्रुप होता है यानी फास्फेट समूह होता है। फिर फर्स्ट वाले नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का होता है, एक प्यूरिन्स एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन्स में एडेनिन व ग्वानिन आता है और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल व थायमिन आता है। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है। जो साइटोसिन होता है वो डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थायमिन डीएनए में मिलता है। जो थायमिन होता है वह केवल डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। जो थायमिन होता है वो डीएनए में मिलता है और आरएनए में इसके जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन के जगह पे। एक क्वेश्चन बार बार नीट में और बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है कि थायमिन के जगह पर आरएनए में क्या पाया जाता है, तो थायमिन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और यूरेसिल के जगह पर डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, इसको देखिएगा। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन यानी ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा फर्स्ट कार्बन हाइड्रोक्सिल OH से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ये देखिएगा, जैसे नाइट्रोजनी क्षार जो है यानी 2 नाइट्रोजन क्षार किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन क्षार ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एक ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इस बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। और अभी किस कार्बन से जुड़े होते हैं, फास्फेट समूह का फर्स्ट कार्बन पेंटोस शर्करा का फर्स्ट कार्बन जिसे हाइड्रोक्सिल OH जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जैसे एडिनोसिन हो गया, डिऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या डिऑक्सी ग्वानोसिन, डिऑक्सी ग्वानोलिन, साइटिडीन या डिऑक्सी साइटिडीन व यूरिडीन या डिऑक्सी थाइमिडीन। फिर देखिएगा इसको, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा हाइड्रोक्सिल OH से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जैसे एडिनोसिन या डिऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या डिऑक्सी ग्वानोलिन, साइटिडीन या डिऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन या डिऑक्सी थाइमिडीन। जब फास्फेट समूह फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 कार्बन के हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ता है। जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ता है, और जो फास्फेट समूह जुड़ता है वो फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन से जुड़ता है, 5वें कार्बन से जुड़ता है। एक ऐसे कार्बन की संख्या होता है जिसमें फर्स्ट वाले कार्बन पर OH समूह जुड़ता है, H वाले, ये सब OH का आता है, AH का होता है, OH का होता है, ऐसे सब चलता रहता है। यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है, यहाँ पे पेंटोस शर्करा जुड़ता है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं 5 कार्बन के हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ते हैं, जिससे फास्फोडाइएस्टर बंध उसी के माध्यम से जुड़ता है 5वें कार्बन पर। तक संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर है का निर्माण होता है।
दो न्यूक्लियोटाइड 3-5 3-5 3-5 फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी पॉली का मतलब अनेक होता है, एक से अधिक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा 5' के किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह पाया जाता है, या समूह मिलता है, 5' के किनारे पर मिलेगा। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त 3' पर हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' किनारा कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फास्फेट से होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसका आधार का निर्माण फास्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। चित्र 5.1। आइए 5.1 को पहले देखते हैं। इसको देखा जाए, चित्र 5.1 एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे जब न्यूक्लियोटाइडों की क्रम बाय क्रम चलता रहेगा जिसे ये सारे को बोला जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो आइए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को देखा जाए। देखिए जो 5वां कार्बन होता है फास्फेट समूह जिस पे जुड़ा रहता है, यानी 5वें कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ता है। और जो फर्स्ट कार्बन होता है जिस पे OH समूह जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल, 3rd कार्बन पे होता है। एडेनिन है और ये थाइमिन है और ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है। देखिएगा एग्जाम में फिगर भी दे देगा और इसमें पूछता है एक इसका फिगर है, एक साइटोसिन का है, और एक ग्वानिन का फिगर है, और एक थाइमिन का फिगर है, और एक एडेनिन का फिगर है। बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पर OH समूह जिससे नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस फिगर को बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, बार बार इसको अलग अलग कर करके बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि पूछ देता है। RNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड विशेष के राइबोज की 2 जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। RNA में थाइमिन 5-मथिल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है। जो 5 है वो मथिल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है मथिल यूरेसिल। की जगह पर यूरेसिल मिलता है। जो RNA है उसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल मिलता है, यूरेसिल। और आपके DNA में थाइमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। और आपके RNA में यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो RNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड विशेषक के राइबोज की 2nd जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। RNA में थाइमिन यानी 5-मेथिल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है की जगह पर यूरेसिल मिलता है। फ्रेडरिच मैस्चर ने एक साइंटिस्ट हैं, यानी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेडरिच मैस्चर, ने सन 1869 ईस्वी में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ DNA का खोज की थी। जो DNA का इन्होंने खोज किया वो कहाँ पाया गया? केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया गया। उसने इसका नाम न्यूक्लिन नाम दिया। इन्होंने जो DNA का खोज किया केंद्रक में उसका नाम न्यूक्लिन दिया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक DNA की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इन्होंने जो अम्लीय पदार्थ DNA की खोज किया उसका नाम तो न्यूक्लिन रखा जो केंद्रक में देखा था।
लेकिन तकनीकी उस समय बहुत हार्ड लेवल का नहीं था, जिसकी वजह से कमियों के कारण विलगित करना कठिन था इनके लिए। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जो मॉरिस ब्लिंकस व रोजलिंड फ्रैंकलिन। एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मॉरिस ब्लिंकस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निर्वर्तन आंकड़े के आधार पर सन 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक, एक फिर साइंटिस्ट आए जिनका नाम 1953 में आए थे जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्ताव में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत परिणामित श्रृंखला चेन थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए के इरविन चार ग्राफ, एक इरविन चार ग्राफ, फिर वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक का नाम है इरविन चार ग्राफ, जिसे डार्विन चार ग्राफ भी बोला जाता है, के परीक्षण के आधार पर भी था, जिसमें इसने बताया कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित व एक दूसरे के बराबर रहता है। यानी जितना एडेनिन का मात्रा रहेगा सेम बराबर थाइमिन का मात्रा होगा, और जितना ग्वानिन की मात्रा होगा सेम उतना ही साइटोसिन की मात्रा होगा। ये चार ग्राफ रूल में देगा, चार ग्राफ रूल। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे एडेनिन की मात्रा इतना है तो फिर साइटोसिन की मात्रा कितना होगा, ये चार ग्राफ रूल में देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बताया है कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन की मात्रा के बराबर होती है और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन की मात्रा से बराबर होती है। यानी ए की मात्रा टी की मात्रा के बराबर होती है, सी की मात्रा जी की मात्रा के बराबर होता है। आइए आगे देखते हैं। क्षार युग्मन यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है, ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जुक के क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए इसे पैतृक डीएनए कहते हैं, यदि डीएनए इसे पैतृक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस तरह से द्विरज्जुकी डीएनए जिसे संतति डीएनए कहते हैं। देखिएगा, एक रज्जुक डीएनए को पैतृक डीएनए बोला जाता है, द्विरज्जुकी डीएनए को संतति डीएनए कहते हैं, का निर्माण होता है। जो पैतृक डीएनए अणु के समान होते हैं, इस कारण से आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। आइए देखा जाए द्विकुंडली डीएनए की संरचना का खास विशेषताएं क्या है। द्विकुंडली डीएनए की संरचनाएं की खास विशेषताएं क्या है। विशेषता नंबर क, इसको देखा जाए, यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड का होता है, डबल हेक्सेट स्टैंडर्ड का होता है, द्विपाली दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है। यानी इसका बैकबोन होता है, जो आधार होता है वो शर्करा फास्फेट का बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपित होता है। जैसे आपका ये डीएनए का फिगर है, ये आपका पूरा फास्फेट शर्करा का बना रहेगा और इसमें आपका क्षार ऐसे 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 क्षार इसमें लगे रहते हैं सब। आइए विशेषता नंबर ख को देखा जाए। जो दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। जैसे ऐसे जो दोनों सिराएं होती हैं प्रति समानांतर रखती हैं। यदि ये 5 डैश होगा तो 3 डैश होगा, और ये 3 डैश होगा तो ये 5 डैश होगा।
ध्रुवणता 5' से 3' की ओर होती है तथा दूसरी ध्रुवणता 3' to 5' की ओर होती है। 3' 5' यही है। ये आपका यही है। यदि ये 5' होगा तो इसका वाला ए एंड 3' होगा, ओपन वाला 3' होगा तो एंड वाला इसका 5' होगा। और इसमें सब नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं। आइए विशेषता नंबर ग को देखा जाए। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जो ये आपका फिर डीएनए बनाया गया। इसमें जो ये जुड़े रहते हैं नाइट्रोजनी क्षार, जैसे एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ गया, ये जो भी जुड़े रहते हैं, ये जो बंध होता है, इस सारे बंध को हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थाइमिन एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुक में होते हैं, आपस में दो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन व साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती हैं। जैसे जो एडेनिन होता है वह थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और जो साइटोसिन होता है यह ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ता है। या थायमिन आपका डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ जुड़ेगा, या ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ये देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एडेनिन थायमिन के साथ कितने बॉन्ड पे जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा। साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा, या इसको अपोजिट यानी उल्टा कीजिए, थायमिन एडेनिन के साथ कितने बॉन्ड पे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड पे, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने बॉन्ड पे जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ेगा। एक क्वेश्चन आता रहता है, नीट में भी पूछा और यूपी बोर्ड में भी पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए विशेषताएं नंबर घ को देखा जाए। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं, यानी दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं। ऐसे ऐसे आपका बनेगा। कुंडली का फेज 3.4 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है, वह 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मकों के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। एक क्षार युग्मक के बीच की दूरी, यानी एक क्षार युग्मक के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। विशेषताएं नंबर अंग। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्यूरिन व पिरिमिडीन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? चित्र 5.3 में। आइए चित्र 5.3 को देखा जाए। ये आपका चित्र 5.3 द्विकुंडली डीएनए है। डीएनए कभी भी सिंगल नहीं रहता है, डीएनए डबल एक्सटेंडेड डीएनए होता है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये जो जुड़ा रहता है बेस जोड़ा होता है, और इसका जो बैकबोन होता है वो फास्फेट शर्करा से मिलकर बना होता है। जो बैकबोन होता है फास्फेट शर्करा से मिलकर बना होता है, जैसे आधार जो होता है। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसका संकेत है एडेनिन का ए, थायमिन का टी, ग्वानिन का जी और साइटोसिन का सी। एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड में जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा।
आइए अब आगे देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यूं परिक्रमी है कि आनुवंशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक होता है, इसे सेंट्रल डोग्मा केवल मान लीजिए। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान इसका पूरा हो जाएगा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा का विचार प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट है कि आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए व इससे प्रोटीन की तरह रहता है। यानी हमेशा जो आनुवंशिक पदार्थ यानी सूचनाओं का वहन डीएनए से आरएनए की तरफ सबसे पहले डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आपके आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यही प्रोसेस चलता रहता है, जिसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। ये फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन की तरफ। सबसे पहले यदि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, जिसे प्रतिकृति बोला जाता है, रेप्लिकेशन भी बोला जाता है इसे। जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा उसे अनुलेखन जाता है। डीएनए से आपका एमआरएनए का निर्माण होगा और एमआरएनए से रूपांतरण होगा किसमें? प्रोटीन में रूपांतरण होगा और फिर प्रोटीन ही बॉडी का निर्माण करता रहेगा। सांचा वगैरह सारा का मटेरियल का प्रभाव प्रोटीन कर लेगा। यानी सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है, प्रतिकृति बोला जाता है, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन। ये मूल सिद्धांत है किसका? सेंट्रल डोग्मा का। इन्होंने मोटे तौर पर बोल दिया यहाँ पे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। यानी आपका डीएनए, फिर इससे बनेगा एमआरएनए और फिर यहाँ से बनेगा आपका प्रोटीन बनेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है और ये प्रोसेस सेम क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोसेस चलता है, इसको देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। अब कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा में होता है, जैसे आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। क्या तुम इस प्रकार के या इस प्रक्रम के एक साधारण नाम का सुझाव कर सकते हो? जैसे हर एक आनुवंशिक सूचनाओं का जो वाहन होता है या बहाव होता है वो डीएनए से आरएनए की तरफ होता है, लेकिन कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिसका सूचनाओं का वाहन आरएनए से डीएनए की तरफ होगा, फिर एमआरएनए की तरफ होगा, फिर उसके बाद से प्रोटीन की तरफ होगा। तो क्या आप उसका सुझाव कर सकते हैं? आइए अब उसके बारे में देखा जाए कि 5.1.2 डीएनए कुंडली का पैकेजिंग कैसे होता है। डीएनए कुंडली का पैकेजिंग कैसे होता है, आइए अब इसके बारे में देखा जाए। लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर से 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर मान ली जाए। तो दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी है, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर मान ली जाए। और यदि एक प्ररूपी स्तनधारी कोशिका की लंबाई की गणना साधारणतः सभी क्षार युग्म की संख्या को लगातार दो क्षार युग्म के बीच की दूरी से गुणा करने पर दूरी की गणना कर सकते हैं। वह है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ क्षार युग्म मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर प्रति क्षार युग्म की जाए तो यह लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी, लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। यह लंबाई प्ररूपी केंद्रक की लंबाई चौड़ाई लगभग 10⁻⁶ मीटर से काफ़ी अधिक है। इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे पैकेज्ड होता है, आइए अब इसको देखते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, जिसे इस्चेरेचिया कोलाई भी बोला जाता है। ई कोलाई का फुल फॉर्म है इस्चेरेचिया कोलाई।
इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है, तो क्या आप ई कोलाई में क्षारीय युग्मों की संख्या की गणना कर सकते हैं? असीम केंद्रकी जैसे ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित, कुछ प्रोटीन्स धनात्मक आवेशित से बचकर एक जगह पर स्थित होते हैं। डीएनए हमेशा ऋणात्मक आवेशित होता है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन। कुछ प्रोटीन धनात्मक आवेशित से बंधकर एक जगह पर स्थित होते हैं, जिसे केंद्रकाप यानी न्यूक्लियट कहते हैं। न्यूक्लियट में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ससीम केंद्रकी यानी सुकेंद्रकी में यह संरचना और काफ़ी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इस प्रोटीन्स का आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित एमिनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है हिस्टोन प्रोटीन वाला। हिस्टोन में क्षारीय एमिनो अम्लीय लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। जो हिस्टोन्स होता है, हिस्टोन्स में लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा मिलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोन में क्या सबसे ज़्यादा मिलता है, तो एक लाइसिन की मात्रा और आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है। दोनों एमिनो अम्लों की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है। हिस्टोन का मतलब 8 अंकों में 8, जिसे हिस्टोन भी बोला जाता है। और हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता भी उसको देखा जाएगा, जिसे हिस्टोन यानी अष्टक कहते हैं। हिस्टोन अष्टक, अष्टक का मतलब भी 8 ही होता है, ध्यान दीजिएगा। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। चित्र 5.4 एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, पूरा क्रोमेटिन जाल होता है डीएनए। जो केंद्रक में अविरंजित धागे की तरह की संरचना होती है, क्रोमेटिन जाल जो है पूरा अविरंजित धागे की संरचनाएं पाई जाती हैं क्रोमेटिन जाल में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स यानी क्रोमेटिन की तरह से डोरी पर विट्स की तरह से दिखाई पड़ते हैं। जो क्रोमेटिन जाल होता है पूरा धागे की संरचना होती है। इसे यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो न्यूक्लियोसोम्स जो क्रोमेटिन है वह डोरी पर बिट्स की तरह दिखाई पड़ते हैं पूरा। चित्र 5.4 सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने न्यूक्लियोसोम की तरह की संरचना की संख्या क्या हो सकती है। डोरी पर बिट्स सदृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्टिक होकर क्रोमेटिन धागों यानी सूत्रों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करती है। जो क्रोमेटिन होता है, जो धागों यानी क्रोमेटिन जाल या सूत्र होते हैं, वो आगे कुंडलित व संघनित हो करके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या एनएससी भी कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बदे हल्के अभिरंजित हो, जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे रहते हैं, गाढ़े रंग की दिखाई पड़ते हैं, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इसको फिर देखिएगा,
क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन ये क्या होता है। इसको देखिएगा फिर। डोरी पर विट्स सदृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों यानी सूत्रों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहते हैं या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन जो ढीले ढाले बंधे होते हैं, हल्के विरंजित होते हैं, जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जो क्रोमेटिन काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। आइए चित्र को देखा जाए कि चित्र 5.4 ब EM दृश्य डोरी पर बिट्स यानी क्रोमेटिन जाल को दिखाने का पूरी कोशिश किया गया है। क्रोमेटिन जाल ऐसे ही मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट चित्र को देखा जाए। चित्र 5.4 न्यूक्लियोसोम एक DNA है जो हिस्टोन प्रोटीन से बंधा रहता है। ऐसे आएगा और ऐसे करके ऐसे बंधा है। हिस्टोन प्रोटीन का मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन 8 पाए जाते हैं उसमें। ये देखिएगा, ये DNA की संरचना है और ये जो बंधा है H1 हिस्टोन है और ये हिस्टोन्स अष्टक हैं और ये संपूर्ण फिगर हिस्टोन अणु की सारभाग है। आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट डे आनुवंशिक पदार्थ की खोज देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और इसके बारे में फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा मतलब क्वालिटी रह रहा है। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।